हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्पिटिशन बाई गीता। हम यहाँ पर आपको लेकर आए हैं बंगाल शैली के जो चित्रकार हैं उनका कौन कौन से जो ऐसे चित्रकार हैं जिनका योगदान रहा है। ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे आधुनिक चित्रकला का फर्स्ट चैप्टर पढ़ता है। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। मैं यहाँ पर आपको ऐसे ऐसे पॉइंट्स बताऊँगी जो हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते ही हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो वीडियो ये देख रहा है प्लीज़ उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सिर्फ ये आर्ट्स वालों के लिए है, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं आर्ट स्कूल की। पहले देखो, बंगाल शैली का जो उत्थान है या फिर उसका जन्म है वो हम उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि जो आर्ट स्कूल है कि पहले देखो, हमारे आप भी लोग जानते हो कि हमारे जो आर्ट स्कूल थे वो पहले से ही हमारे स्थापित हो चुके थे, पहले ही स्थापना हो चुकी थी। मद्रास हो गया मतलब मद्रास कला विद्यालय, मतलब वर्तमान में तो चेन्नई नाम हो गया है, 1850। कलकत्ता विद्यालय की जो कभी कभी इसकी पूछ भी लेता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी सन क्या है, तो इस पर भी ध्यान देना है। लाहौर कला विद्यालय हो गया तो 1857। ये तीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको भी ध्यान रखना है। देखो, पहले तो ये हमारे हैं, हम जान लेते हैं इन कला विद्यालय के बारे में जान लेते हैं कि देखो हमारे ये तीन विद्यालय पहले से ही थे। मतलब ईवी हैवल जब मद्रास कला विद्यालय के जब प्राचार्य थे तो इससे पहले यहाँ से ये कला विद्यालय थे, लेकिन इनमें जो यूरोपीय चित्र है यानी कि जो पश्चिम की कला है वहाँ पर इनमें ज़्यादा पहले तो था, लेकिन जितना भारतीय चित्रकला है, भारतीय चित्रकला तो को बिल्कुल ख़त्म ही हो चुकी थी। आपने देखा होगा कि अजंता की चित्रकला में देखा होगा, राजस्थान में देखा होगा, मुगल में देखा होगा, तो वहाँ पे बहुत सारे भारतीय चित्रकारी बने हुए हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद वहाँ पे वो ख़त्म होने लगी थी वहाँ पर आपकी कंपनी शैली से। तो फिर वही चीज़ उसको एकदम मतलब पुनर्जागरण किया, यानी कि पुनरुत्थान किया। किसने किया था? ईवी हैवल ने किया था। ईवी हैवल और अमरिंदर ठाकुर ने, इन दोनों के सहयोग से इस कला शैली का जन्म हुआ, जिसे किसके कला शैली का नाम से जाना जाता है? बंगाल शैली या पुनरुत्थान। ठीक है, अब पहले देखो हम इस स्कूल के बारे में बात करते हैं, फिर पहले हम ईवी हैवल के बारे में बात करते हैं। आप इतना तो समझ चुके होंगे कि ये जो आपको तीन स्कूल दिखाई जा रहे हैं इसको तो आप अच्छे से याद रखिएगा। ईवी हैवल ने जो है क्या कहते हैं, ये जो 1884 में जो आपके ये दो है, दोनों आप अच्छे से याद रखिएगा कि जो पहले सबसे पहले ईवी हैवल का बता देते हैं कि ईवी हैवल कौन थे। ईवी हैवल एक अंग्रेजी कला समीक्षक थे। वो सबसे पहले 1884 में मद्रास कला विद्यालय के कौन बने थे? प्रधानाचार्य यानी कि प्रिंसिपल थे। फिर उसके बाद इनका ट्रांसफ़र हो गया और ट्रांसफ़र करने के बाद वो 1896 में कोलकाता कला विद्यालय के प्रिंसिपल हुए। इसी में ही उन्होंने, ऐसा ही नहीं है कि कोई भी चीज़ होती है, कोई भी कला होती है, उसको उत्थान करने के लिए या उसको पुनर्जीवित करने के लिए बहुत ज़्यादा ही मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। तो ईवी हैवल ने यहाँ तक रुके नहीं थे। इन्होंने क्या करा था कि कलकत्ता जो कला विद्यालय था, उन्होंने बहुत सारी जो पश्चिम की कला जितनी थी, यूरोपीय कला थी, उनको बहिष्कार किया, यानी कि उनको बताया कि ये इसमें कुछ भी नहीं है, ये इनको मतलब बेच दिया था। जो जितनी गैलरी में लगी हुई थी उनको हटा दिया था और जितने भी भारतीय थे उसको लगा दिया था और उनको सबको जागरूक किया था कि हाँ, कि भारतीय कला जो आत्मा से जुड़ी है, यहाँ पर आपको मतलब आपके यहाँ में भाव देखने को मिल जाते हैं। ईवी हैवल का ऐसा कथन था। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम पुस्तकें देखते हैं कि ईवी हैवल ने इन्हीं के मतलब जब इसी के चलते हुए इन्होंने पुस्तकें भी जारी करी थी। भारतीय मूर्ति कला एवं चित्रकला या भारतीय कला के आदर्श या हैंडबुक ऑफ इंडियन आर्ट, या लास्ट आपका भारतीय कला में हिमालय। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, कभी कभी बुक भी पूछ लिया जाता है, तो इसके आप ग्रंथ भी याद कर लीजिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ में पवित्र नगर बनारस हो गया या भारत में आर्यों का शासन हो गया, तो यहाँ से आप इसको देखना है। ठीक है, देखो ये जो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ से सारा का सारा बहुत जितना भी है आपको मैटर मिल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बात मान के चलिए। ये जो बता रही हूँ आपका, चाहे 1850 ये आपके कला विद्यालय हो गए या फिर ईवी हैवल ने कहाँ पर काम किया, किसके प्रधानाचार्य थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे इनकी पुस्तकें हुई या फिर इनके ऐतिहासिक ग्रंथ हुए। ठीक है, अब चलो हम यहीं पर बात करते हैं कि ईवी हैवल ने ही कला विद्यालय के जब प्राचार्य थे तब इन्होंने उप प्रधानाचार्य
अविंद्रनाथ टैगोर को नियुक्त किया था। पहले हम आगे चलो बात करते हैं उसके बारे में, फिर उसके बारे में बताते हैं। देखो कलाकारों का योगदान था कि जो कौन कौन से कलाकार थे उनको मैंने यहाँ पे बहुत अच्छी सी लिस्ट बना रखी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखो ये है अविंद्रनाथ टैगोर। अभी अविंद्रनाथ टैगोर जिस समय ये कलाकार उनके शिष्य थे, वहाँ पर अविंद्रनाथ टैगोर कहाँ पर, कलकत्ता कला विद्यालय जहाँ पर E.V. हैवल जहाँ के प्रिंसिपल थे, उन्होंने वाइस प्रिंसिपल में इनको नियुक्त किया था, यानी कि उप प्रधानाचार्य या उप प्राचार्य के रूप में नियुक्त किया था। किसको? अविंद्रनाथ टैगोर को किया था। यही उनके शिष्य है, ये जो आपको मैं दिखा रही हूँ ये उनके शिष्य हैं, जो नंदलाल बसु हो गए या फिर मुकुल डे। कभी कभी एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि नंदलाल बसु मुकुल डे किससे संबंधित है, तो वो शांति निकेतन से, यानी कि इन्होंने इस पर काम किया है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इन्होंने सिर्फ ये स्टूडेंट हो गए ये वो, यहाँ पे वहाँ पे टीचर के रूप में भी काम किया है। ठीक है। छितेंद्रनाथ मजूमदार है जो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में, और शैलेंद्र नाथ दे जयपुर, असित कुमार हल्दर है जो सुधीर रंजन खासगीर है लखनऊ हो गया, समरेंद्र नाथ गुप्त है जो लाहौर कला विद्यालय में हो गए, और शारदा चरण वकील हो गए वे दिल्ली हो गया, पुलिन बिहारी दत्त हो गए वो मुंबई हो गई, और नागदत्त श्रीलंका, और DP राय चौधरी चेन्नई यानी कि मद्रास कला विद्यालय, के वेंकटप्पा मैसूर हो गया, रविशंकर रावल आपके गुजरात। देखो अब या तो आपको ये चीज़ जो जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं आपको वो अच्छे से याद कर लीजिएगा, चाहे शैलेंद्र नाथ हो, असित कुमार हो, समरेंद्र है, शारदा चरण वकील है, पुलिन हो ये, या फिर आपके DP राय चौधरी, के वेंकटप्पा, ये आपको सारे पॉइंट्स याद करने हैं कि कौन कौन से किससे संबंधित थे और उनके कौन कौन से शिष्य थे। देखो अभी तक तो आपने यहाँ पर बात करी, यहाँ पर लेकिन जो ही दो चित्रकार हैं, यानी कि नंदलाल बसु, एक नंद मतलब वॉश चित्रण में भी तो काम किया था, नंदलाल बसु हो गए, और एक छितेंद्रनाथ मजूमदार। छितेंद्रनाथ मजूमदार, ये नंदलाल बसु और छितेंद्रनाथ मजूमदार एक ऐसे कलाकार थे, मतलब कुछ ऐसे कलाकार थे जिन्होंने टेम्परा पद्धति में काम किया था। ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सर जॉन वुडरॉफ की बात करते हैं। देखो सर जॉन वुडरॉफ क्या थे, इन्होंने इनके सहयोग से, मतलब अविंद्रनाथ सर जॉन वुडरॉफ की सहायता से उन्होंने 1907 में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1907 में, ये डेट आपको याद रखनी पड़ेगी कि 1907 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना करी। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी माइंड में फीड करना है। अब हम बात करने हैं कि O.C. गांगुली। देखो O.C. गांगुली के सहयोग से या फिर O.C. गांगुली के संपादन में, मतलब जो संपादक थे 1919 के संपादन में रूपम पत्रिका जारी किया था। अब देखो इन्होंने कितना सारा काम किया था, आप यहाँ पे खुद ही देख सकते हैं कि इतने सारे कलाकार हैं, उनके शिष्य हैं, उन्होंने कितनी ज़्यादा मेहनत करी थी कि इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार कर दिया था भारतीय कला का, जो वॉश पद्धति में भी था। सबसे ज़्यादा देखो इनका दो मुख्य केंद्र तो आप जानते ही हैं कि उनका मुख्य केंद्र कौन सा है, कलकत्ता है, ये आपको बता ही दिया है मैंने। तो इन्होंने कितना सारा प्रचार प्रसार किया था, कितनी जगह फैल गया था, आप देख ही सकते हैं। जब इतनी जगह के उन्होंने काम किया है तो उन्होंने, जाहिर सी बात है कि जब रविन्द्रनाथ टैगोर इनके शिष्य हैं तो इन्होंने इस पर काम भी किया है, वॉश में किया है, टेम्परा में किया है, तो उन्होंने सबका प्रचार प्रसार किया। जयपुर हो गया, लखनऊ हो गया, लाहौर हो गया, दिल्ली हो गई, मुंबई या फिर मद्रास या फिर गुजरात। तो इसीलिए धीरे धीरे करके क्या हो गया था कि राष्ट्रीय आंदोलन हो के वो एक अंतर्राष्ट्रीय हो गया, मतलब इतना ज़्यादा फैल गया कि पूरे विश्व में, मतलब विश्व में पूरा हो गया था, विश्व में फैल चुका था। यानी कि मतलब भारतीय कला के, मतलब यश के ग्रंथ में और भारतीय पारंपरिक जो कला के प्रति है, एकदम विश्व का ध्यान जो है, मतलब विश्व का जो है वो ध्यान एकदम मतलब अपनी तरफ आकृष्ट कर लिया था, मतलब अपनी तरफ एकदम माइंड उनका डिस्ट्रैक्ट कर दिया था यूरोपीय पद्धति से। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है। देखो अन्य में अगर पूछा जाए तो यहाँ पे अन्य में बोल सकते हैं कि पर्सी ब्राउन हो गया या फिर डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब हम इसी की बात करते हैं पुनर्जागरण कालीन या कला, या इसको बंगाल कला भी के नाम से भी जानते हैं। वैसे तो इसके नाम यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, टैगोर शैली हो गई या फिर ठाकुर शैली हो गई या फिर पुनर्जागरण कालीन हो गया या फिर आधुनिक चित्रकला हो गई। पुनर्जागरण कालीन कला, बंगाल कला तो अब मैंने बता ही दिया है कि इसके नाम से भी जानते हैं। आधुनिक भारतीय कला के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है,
अगर हम समय की बात बताएं तो समय की यहाँ पर जो पुनर्जागरण यानी कि बंगाल कला है, जो इसका मतलब जला है, तो वो वहाँ पर कितना है 1895 से 1920 तक इसका समय था। लेकिन चरमोत्कर्ष मतलब इसका विकास जो है वो कौन से में हुआ, 1905 से 1920 तक। देखो जनक अगर पूछे जाते हैं, देखो जनक पूछे जाते हैं आधुनिक कला का, जो आधुनिक भारतीय कला है उसका जनक कौन है, तो अविंद्रनाथ जो टैगोर है वही है। 1898 में मतलब 1898 में कलकत्ता कला विद्यालय के उप प्रधानाचार्य थे। सबसे पहले ये चीज़ मैंने आपको बता ही दी थी कि ईवी हैवल ने इनको नियुक्त किया था वाइस प्रिंसिपल के लिए 1908 में। अब हम बात करते हैं यहाँ पर अन्य नाम तो मैंने आपको भी बता ही दिए हैं, टैगोर शैली, ठाकुर शैली, पुनर्जागरण कालीन या चित्रकार या फिर आधुनिक चित्रकला। अब हम बात करते हैं यहाँ पर रूपरेखा। देखो रूपरेखा ऐसे ही नहीं कि बंगाल शैली में है सिर्फ वॉश चित्रण हो, ये भी तो उन्होंने कहीं से कहीं अपना हर जगह से लिया था, कि जैसे कि अजंता हो गई, अजंता से रेखा का सौंदर्य संयोजन लिया था, कि आपने रेखा मतलब देखा ही होगा कि रेखा कितनी अच्छी बनी है अजंता में, वहाँ पे एकदम लयात्मक रेखाओं का देख सकते हैं आप पर। अब देखो मुगल व राजस्थान में देखो रंग योजना भी बहुत अच्छी गई है, तो वहाँ से भी लिया गया है, तो इसका मिश्रण आपको मिलता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे शैली की मिश्रण की, कौन कौन सी शैली का मिश्रण हुआ था। देखो विदेशी में उन्होंने जापानी वॉश पद्धति सीखी थी, उसको एकदम भारतीय वॉश पद्धति में कर दिया। पहले जापानी मतलब विदेशी से, मतलब पहले वॉश पद्धति सीखी थी विदेशी से, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे पश्चिम में। पश्चिम के लिए उन्होंने यथार्थ रेखांकन सीखा, और आलेखन की बात करें तो उन्होंने चीनी से सीखा। अब हम बात करते हैं कुछ कलाकार ने टेम्परा को अपनाया था, नंदलाल और छिदेंद्रनाथ मजूमदार। ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि वहाँ पे कुछ लोगों हैं जिन्होंने वॉश पद्धति में काम किया था, वहाँ पे वॉश पद्धति में ही टेम्परा को अपनाया था, जिसमें कौन से नाम है, नंदलाल और छिदेंद्रनाथ। अगर हम विषय की बात करें कि पौराणिक कथाएं या ऐतिहासिक प्रसंग होते हैं, समकालीन जनजीवन प्रेम आख्यान, ये इनके सब्जेक्ट है, तो आप इनको याद करिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे रंग तथा माध्यम। देखो रंग तथा माध्यम जो होता है, तो उन्होंने जो विदेशी रंग होते हैं या विदेशी कागज होते हैं वो उन्होंने बाहर से आयात करे थे, या आयात। मुख्य केंद्र होते हैं, उनके मुख्य केंद्र तो मैंने आपको बता ही दिया है, कलकत्ता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर जो है, अब इनकी हम देखते हैं कि शिक्षा क्या है। देखो उन्होंने शिक्षा जो पेस्टल रंग है उन्होंने सिनोर गिल्हार्डी से लिया था। बहुत लोग के मन में ये कंफ्यूज होता रहता है कि सिनोर गिल्हार्डी कौन है, उन्होंने तैल रंग सीखा है। बिल्कुल नहीं, तैल रंग सीखा है लेकिन पेस्टल रंगों से, पेस्टल रंगों के द्वारा जो तैल रंग का प्रभाव होता है उससे सीखा है। लोग को ये पढ़ने में कंफ्यूज हो जाती, तो ऐसा नहीं है। सिनोर गिल्हार्डी ने पेस्टल रंग सीखा था, पेस्टल रंग से ही तैल रंग का जो प्रभाव आता है उससे सीखा था। अब हम बात करते हैं यहाँ पे यूरोपीय रेखांकन। यूरोपीय रेखांकन जो था उन्होंने किससे सीखा था, चार्ल्स पामर से सीखा था। वॉश तकनीक, वॉश तकनीक अगर पूछा जाए तो किसने सीखा था, याकोहामा ताइक्वान से सीखा था। अब यहीं पर हम बात करते हैं कि उन्होंने कार्य मतलब कार्य, पहले देखिए कार्य के बारे में तो आप सब लोग जानते हैं कि कलकत्ता कला विद्यालय में उपाचार्य पद पर काम किया था 1898 से 1905 तक। अब प्राचार्य की बात करें तो 1905 से लेके 1915 पर उसी ही विद्यालय में प्रिंसिपल के रूप में नियुक्त हुए थे 1905 से लेकर 1915 तक, ठीक है। अब यहाँ पर 1915 के बाद उसके बाद उन्होंने विचित्रा क्लब की स्थापना करी थी। विचित्रा क्लब की स्थापना कब करी थी, 1915 में करी थी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे बागेश्वर प्रोफेसर पद पर, मतलब इन्होंने बागेश्वर जो पद है यहाँ पे बागेश्वरी प्रोफेसर पद पर भी उन्होंने कलकत्ता कला विद्यालय में उस पर काम किया था। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट 1907 में है, इन पर भी काम किया था। भारतीय कला पीठासीन है जो चेयर मतलब जो ललित कला अकादमी है उन मतलब उस विभाग का चेयर ऑफ इंडियन आर्ट में उनको नियुक्त किया गया था कलकत्ता कला विद्यालय में ही। अब हम बात करते हैं कि उन्होंने बड़े भाई गंगेन्द्र नाथ होम बंगाल स्ट्री में कुटीर उद्योग का भी विकास किया था, या फिर उसका मतलब उसको संभाला था, ठीक है। विषय पौराणिक कथाएं सांस्कृतिक, ये इनके विषय है पौराणिक कथाएं, सांस्कृतिक साहित्य, ऋतु संहार, रामायण या महाभारत की घटना, लोक कथाएं या रीति रिवाज पर चित्र, ठीक है। तो विषय भी अभी आपने तो मैंने बंगाल के विषय बताए थे, अब यहाँ पर अवनींद्र नाथ के हैं तो उन्होंने तो आपको देखने हैं कि कौन कौन से हैं। तो जिससे देखो विषय के बारे में पढ़ लेते हैं तो हम जो भी आर्टिस्ट हैं
जो उनके आर्टिस्ट की पिक्चर है तो उसको याद करने में आसानी रहता है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट बढ़ने से पहले बता देते हैं कि उनका जो जन्म है, जो उनका जन्म कहाँ हुआ था, अगस्त 1871 जोड़ा सांको में हुआ था, पश्चिम बंगाल में। उनके पिता कौन है, गुणेंद्र नाथ टैगोर हैं, और बहन सुनैना देवी। जो बहन है वो भारत की पहली महिला कलाकार हैं, भारत की हैं। ठीक है, अगर आधुनिक भारत की पूछे तो अमृता शेर गिल। ठीक है, भारत की पहली महिला कलाकार कौन है, सुनैना देवी हैं। जो नेक्स्ट पढ़ते हैं, हम बात करते हैं कि अविंद्रनाथ ने स्वयं को, देखो यहाँ पे देखो नाम दिए हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने को भी नाम नहीं दिया, अपने को भी नाम दिया, दूसरे के भी नाम दिए। हम बात करते हैं अविंद्रनाथ ने स्वयं को क्या कहा, मुगल सिद्ध कलाकार कहा है। नंदलाल को क्या कहा है, शिव सिद्ध कलाकार कहा है। और वहीं क्षेत्रनाथ मजूमदार को चैतन्य सिद्ध कलाकार कहा गया है। ये जो है ये आपको यहाँ पर दिख रही हैं, ये पुस्तकें हैं। राज कहानी, शकुंतला, भूत परिदेश है, ये बालक जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए है। राजा रानी ममता, अल्पना है। शिल्पायन यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। शिल्पायन हो गया, भारतीय शिल्प हो गई, या भारतीय शिल्प षडंग हो गया, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देना है। इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्टिस्टिक एनाटॉमी, ये भी इंपॉर्टेंट है। बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली, तो ये आपको यहाँ पर देखना है कि किसने कलाकार को क्या क्या कहा है और इनकी पुस्तकें कौन सी हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अवनिंद्र जो है उनकी चित्र श्रृंखला देख लेते हैं। चित्र श्रृंखला तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप तो इसको बिल्कुल एकदम याद रखिएगा। जो आपको ये है, यहाँ से आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप बिल्कुल याद रखिएगा। कृष्ण चरित्र हो गया, बुद्ध चरित्र और उमर खयाम जो है वो बहुत बार पूछा जाता है कि किसकी श्रृंखला है, तो बिल्कुल आप बताएंगे कि अवनींद्रनाथ की है। लैला मजनू हो गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। रामायण महाभारत, ऋतु संहार भी पूछ लिया जाता है। अरेबियन नाइट्स, ये दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऋतु संहार और अरेबियन नाइट्स, इनको भी पूछ लिया जाता है। हम बात करेंगे यहाँ पर कि जो कवि कनकन है, मेघदूत भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी याद रखिएगा कि मेघदूत वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर पूछ लिया जाता है चंडीदास या फिर कृष्ण मंगल, ये तो आप याद रखिएगा। तो ये जो चित्र श्रृंखला वाला पार्ट है, इसको तो आप सभी याद कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर है। अब बात करते हैं कि देखो यही चित्र जो है यही अविंद्रनाथ हैं, आप देख सकते हैं। इन्होंने देखो व्यक्ति चित्र भी बनाए थे, महात्मा गांधी हो गया, रविंद्रनाथ टैगोर हो गया, औरंगजेब हो गया, नूरजहां हो गया, ये सब आपको देखने में मिलेगा। सब यहाँ पर आपको व्यक्ति चित्र हैं, तो ये इम्पोर्टेंट वाले जो है वो, वैसे तो इन्होंने चित्र जो बनाए हैं वो बहुत सारे बनाए हैं, अब इतने तो आपको लिखवा नहीं सकते हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट है वो सब जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सब मैंने करा दिया है, तो आप देख सकते हैं। हम बात करते हैं यहाँ पर अविंद्रनाथ टैगोर जो है, उनकी जो मुगल संबंधी चित्र हैं उनको देखते हैं कि कौन कौन सा है। तो यहाँ पे चित्र देखते हैं, मुगल संबंधी चित्र हो गया, बिल्डिंग ऑफ ताज हो गया। देखो मुगल संबंधी, अब जब यहाँ पर आप समझ ही सकते हैं कि बंगाल शैली में मुगल का भी रूप मिलता है, राजस्थानी का भी मिलता है, या फिर अजंता का हो गया, तो आप तीनों का रूप मिलता होगा, तो आप समझ ही सकते हैं कि तीनों का विषय भी होगा। तो आप समझ सकते हैं कि मुगल संबंधी बिल्डिंग ऑफ ताज हो गया, ताजमहल या ताज को निहारता शाहजहाँ हो गया, या शाहजहाँ की मृत्यु हो गया, या अंतिम दिन या मृत्यु सैया पर। आप यहाँ पर चित्र देख ही सकते हैं, यहाँ पर ये वाला है इनका। राधिका की अगर हम बात करें तो राधिका का चित्र भी पूछ लेता है, राधिका किसकी है, तो अवनींद्रनाथ की है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, यही वाला पिक्चर है, तो ठीक है आप देख सकते हैं। औरंगजेब का बुढ़ापा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लिया जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर भारत माता, यानी कि भारत माता भी पूछ लिया जाता है, तो ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको भी याद करिएगा। गणेश जन्नी भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप याद करिए। ये जितने भी मैंने पॉइंट लिखवाए हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अलिफ लैला हो गया, स्वतंत्रता का स्वप्न हो गया, या फिर पानी के बुलबुले बनाता बच्चा हो गया, या फिर कच्छ देवयानी हो गया, या फिर कमल पत्र पर अश्रु बिंदु, या फिर जावा की नर्तकी। ये जितने भी मैंने लिखवाए हैं वो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हो सके तो ये आप सब बिल्कुल याद करते जाइए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस पर ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो चित्रांगदा है, यानी पहले बात करते हैं यहाँ पे बुद्ध की विजय, तो बुद्ध की विजय आप देख सकते हैं, विक्ट्री ऑफ
बुद्धा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख भिक्षुक बुद्ध के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पे ये आप पिक्चर देख सकते हैं, ये भिक्षुक बुद्ध है। और ये अशोका, अशोका का भी इम्पोर्टेंट पूछ लिया जाता है कि अशोक का चित्र किसने बनाया है, तो अवनींद्रनाथ ने बनाया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे चित्रांगदा। जो चित्रांगदा है ये रविंद्रनाथ टैगोर है, उनकी पुस्तक है। इनके 32 चित्र जो अवनींद्रनाथ ने बनाए थे। संध्या दीप की अगर हम बात करें तो संध्या दीप भी बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बुद्ध और सुजाता, ये जो तीनों मैंने ये लिखवा रखे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर यात्रा का अंत। यात्रा का अंत भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर्स, तो आप ये भी देख सकते हैं, तो ये पिक्चर्स देख के भी आसानी से याद हो सकता है। ठीक है, अब यहीं पर आपकी वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ उसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।